Hello friends, today we are going to start partnership account for CA Foundation. CA Foundation के लिए हम पार्टनरशिप अकाउंट वाला जो चैप्टर है आपका उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये आपका एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क का जो वेटेज है वो कवर करता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपल्सरीली आता ही आता है, जितने भी पास्ट एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन आया है, कभी 10 मार्क का तो कभी 15 मार्क तक भी उन्होंने पूछा हुआ है, क्लियर है। तो करीब 15 मार्क का इसका अप्रोक्सीमेटली है वो वेटेज रहता है। कई बार एक एक दो क्वेश्चन उन्होंने थियरी के भी पूछे हुए हैं, क्लियर है। सो थियरी का जो पोर्शन है बेसिकली वो आपका लॉ सब्जेक्ट में कवर हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में उसको नहीं लेने वाला। जहां जहां जरूरत पड़ेगी उतना मैं क्या करूंगा, आपको थियरी का पोर्शन भी बताऊंगा, क्लियर है। और मेन ये एग्जाम के ओरिएंटेड क्या कर रहा हूं, मैं लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है, फाइन। सो और सेकंड थिंग, यहाँ पे ये जो पूरा मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ वो आपको पूरा स्टडी जो मॉड्यूल है आपका, स्टडी मटेरियल है आपका आईसीआई वाला, ठीक है ना। जो आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल है आपका, स्टडी मटेरियल है, उसके बेसिस पे आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को ही आपको फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल में जो आपका यूनिट नंबर 1 दे रखा है वो हम क्या करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। सो यूनिट जो 1 है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह रहते हैं वो हम क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है, फाइन। तो इस यूनिट में मैं आपको बता दूं क्या क्या कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो इसमें देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, ये 7 कैटेगरी के टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करूंगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप का मीनिंग है वो समझ लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे बनती है वगैरह, और इसके क्या रूल्स वगैरह है वो सब हम देखते हैं। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है वगैरह, वो सब देखेंगे हम, ठीक है ना। मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के कितने मेथड्स रहते हैं, ठीक है ना, वो सारा हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कैलकुलेशन रहता है, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए, कब आपको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम, इसका कैसे कैलकुलेशन वगैरह रहता है वो सब देखेंगे। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का कैसे एडजस्टमेंट वगैरह रहता है वो सब भी हम क्या करेंगे, इस यूनिट में देखेंगे, क्लियर है। सो आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स, और इंपॉर्टेंट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्लियर है, फाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सो मैं आपको पहले बता दूं कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them। यानी कि क्या होता है कि पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, और उस बिजनेस से वो लोग और वो एग्री करते हैं कि इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट रहेगा वो क्या करेंगे, एक सर्टेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, क्लियर है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर मतलब ऑपरेट करे एक्टिवली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर भी क्या कर सकते हैं, अगर वो सभी पार्टनर मिलकर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर सभी के बिहाफ पे बिजनेस को एक्टिवली है वो ऑपरेट करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्लियर है, फाइन। सो पार्टनरशिप का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट रहता है वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद में सब पार्टनरशिप डीड। तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्लियर है। तो आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में जाके कोई ना कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस तो जरूरी है, क्योंकि जब भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं। आज क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं, और इस एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या बोलेंगे हम, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। सर डीड कैसी होती है, तो देखो डीड इस तरीके से रहती है, यानी कि क्या होता है, एक स्टाम्प पेपर होता है। स्टाम्प पेपर का मतलब हो गया आपका जैसे आपने अगर ऑफिस में या अपने घर में कभी अपना प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह देखे हो तो आपको एक पेज दिखता होगा पेपर्स, उस पेपर के टॉप हेडिंग पे आपको कुछ रुपीज दिखते हैं, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, इस तरीके से उनको हमको क्या बोलते हैं, स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है ना। वो स्टाम्प के ऊपर हम क्या करते हैं, इस एग्रीमेंट की सारी टर्म एंड कंडीशन है वो लिखी जाती है, सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है, और उसके ऊपर पार्टनर्स के नाम, ठीक है ना, उनके साइन वगैरह सब
रहते हैं, नोटरी वगैरह सब करवाया जाता है, इससे वो है वो पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप डीड है वो एग्जिस्ट में आ जाती है। क्लियर है? सो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या सर कंडीशन रहती है, तो मैंने थोड़े इलस्ट्रेटिव आपको एग्जांपल दिए यहाँ पे। देखो सबसे पहले जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में क्या रहेगा, मतलब पार्टनर्स के देखो ना कॉमन तो रहने ही वाला बेसिक डिटेल, जैसे पार्टनर्स के नाम वगैरह क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस वगैरह क्या है, उनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, वो तो सारा डिटेल रहने ही वाला है। उसके साथ साथ में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा, किस पार्टनर को कितना सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा देना है कि नहीं देना, वो सब हम लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। साथ ही साथ हम ये भी मेंशन करेंगे कि कोई पार्टनर से वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वगैरह कितना रहेगा, ठीक है ना। कोई पार्टनर अगर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो उसको कितना है वो इंटरेस्ट देना चाहिए उसके ऊपर, वो सब हम देखेंगे, बराबर, वो सब इसके ऊपर लिखा जाता है। इस तरीके से और भी काफी सारी जो नेसेसरी टर्म एंड कंडीशन है वो इसमें मेंशन की जाती है। क्लियर है? फाइन। तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि पार्टनरशिप डीड बनाते इस टाइम हमने क्या कर दिया, कोई एक आध क्लोज है वो उसमें लिखना भूल गए, बराबर है, एक आध क्लॉज है वो लिखना भूल गए, बराबर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा वही लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन करना ही भूल गए इस डीड में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करें? क्लियर है? या जितना वो मांग रहे हैं, जितना वो डिमांड करे उतना दे दो। क्या जो पार्टनर्स है वो सैलरी कमीशन कितना देना है वो हमने मेंशन नहीं किया था। क्लियर है? तो अब कोई पार्टनर अगर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि मुझे इतना सैलरी दो, तो क्या उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे कुछ प्रोविजंस है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है, और उसमें कुछ रूल्स दे रखे हैं। वो रूल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स आपको हमेशा याद रखने, जब तक आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तब तक आपको क्या करना है, पार्टनरशिप ये जो रूल्स है वो आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है ना। चलो, सो रूल क्या है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड या तो आपने बनाई नहीं या फिर बनाई है और उसमें आपने क्या किया कि कुछ वो जो रेलिवेंट आपका कॉन्सेप्ट है, जो रेलिवेंट आपका प्रोविजन है वो आपने मेंशन करना भूल गए। तो अगर कोई चीज अगर या तो पार्टनरशिप डीड में आपने लिखना भूल गए या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई आपने, या तो डीड ही नहीं बनाई या फिर आपने पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज है वो लिखना भूल गए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ये प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है? फाइन। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नाउ आपने पार्टनरशिप डीड में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वही लिखना भूल गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनर्स में प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ना, तो कौन से रेशियो में? क्लियर है? तो उसके लिए हमारा ये जो एक्ट है वो ये बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करो, पार्टनर्स में इक्वल कर दो, बिना किसी भेदभाव के सब में क्या कर दो, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है? फाइन। तो अगर आपका क्वेश्चन में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कई बार वो कैपिटल रेशियो भी दे देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं दिया है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको इंप्लाइडली क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रोपोर्शन यानी 1:1:1 वाला जो प्रोविजन है या जो रेशियो है वो आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। फाइन, आप मर्जी से कुछ भी रेशियो नहीं लिखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपका पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, इक्वल प्रोपोर्शन है वो मान लेना है, 1:1:1 वाला। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज सैलरी, बोनस एटसेट्रा, मतलब कि सैलरी, बोनस एटसेट्रा देना चाहिए पार्टनर्स को या नहीं देना चाहिए अगर हमने डीड में नहीं लिखा। अगर हमने डीड में नहीं लिखा है कि कितना सैलरी देना है, किस पार्टनर को कितना बोनस देना है, ठीक है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना रेट से प्रोवाइड करना है, किस किस पार्टनर को देना है वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना देना है, किस पार्टनर को किस रेट से वगैरह लेना है उससे, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने अगर डीड में लिखी है तब तो एज पर डीड जैसा लिखा है वैसे कर दो। डीड में लिखा ही नहीं आपने या डीड बनाना ही भूल गए तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये प्रोवाइड नहीं करना, यानी किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देनी, किसी पार्टनर को कोई बोनस, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा नहीं देना है, इवन वो डिमांड करे तो भी आपको नहीं देना। क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन देंगे, उसमें बोलेंगे कि पार्टनर्स ए ने इतना डिमांड किया सैलरी, पार्टनर्स बी बोलता है कि हमें इतने रेट से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, तो आपको ये प्रोविजन अप्लाई कर देना है कि अगर कुछ नहीं, डीड में अगर डीड साइलेंट है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इवन वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो भी आपको ये देने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, तो अच्छे से लर्न करना है। सो सैलरी, बोनस एक्सेट्रा देने की जरूरत नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? सो नॉट टू बी गिवन, ये तीनों ही देने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसों की अगर जरूरत पड़ती है, तो ऐसे टाइम में अगर पहले हम क्या करते हैं, पहले अगर किसी पार्टनर के पास अगर पैसे ज्यादा है तो वो अगर लोन दे देता हो तो पहले क्या करते हैं, पार्टनर से लोन ले लेते हैं। नहीं है पार्टनर्स में तो फिर आउटसाइडर के पास हम जाते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर लोन दिया है, ठीक है, किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो हमने डीड में अगर नहीं लिखा, डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्लॉज है वो वही लिखना भूल गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम का मतलब ये एनुअली रेट है, 12 मंथ का रेट है। क्लियर है? 12 मंथ का आपका रेट है 6%। तो आपको क्या करना है, अगर पार्टनर्स लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आपको प्रोवाइड कर देना है। क्लियर है? फटाफट मैं आपको वापस एक बार ये प्रोविजन बता देता हूं। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है तब तो एज पर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वैसे आप कर दो। लेकिन अगर नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या फिर पार्टनरशिप डीड ही आपने नहीं बनाई है, सो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये प्रोविजन क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इक्वल प्रोपोर्शन सभी पार्टनर का मान लेना है। क्लियर है? फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आपने डीड में नहीं लिखा। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको कितने से देना है, 6% पर एनम से प्रोवाइड करना है। अगर डीड में लिखा है तब तो जितना रेट डीड में लिखा है उस तरीके से दे दो, और अगर नहीं लिखा है तो फिर आप क्या करो, 6% पर एनम के हिसाब से आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? फाइन। अब हमारा इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफी सारे कॉन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट में, ठीक है ना, लेकिन आज मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, डिटेल में चार्ट के फॉर्म में आपको बता रहा हूं, ताकि आपके नोट्स भी है वो साथ साथ में तैयार हो जाए और आपको क्लैरिटी है और अंडरस्टैंडिंग है वो भी आसानी से आ जाए। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में मैं आईओसी लिखता हूं, आपको आईओसी नहीं लिखना है, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट चार्ट फॉर्म में है इसलिए समरी लिख रहा हूं, इसलिए मैंने आईओसी लिखा है, ठीक है ना, आपको फुल वर्ड ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअली होता क्या है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स है वो फंड देते, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो उस कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर उस कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया किसको, फर्म को, वो फर्म क्या करती है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो वो इंटरेस्ट कब प्रोवाइड करना है, कब नहीं प्रोवाइड करना है वगैरह वो सब हम देखते हैं यहाँ पे। देखो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में लिखा है या डीड में नहीं लिखा है। क्लियर है? अगर डीड है आपके पास और डीड में लिखा है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तब तो ये वाली चीज होगी। और अगर आपके पास डीड ही नहीं है या इन एब्सेंस ऑफ डीड, डीड में लिखना ही भूल गए, तो डीड में लिखना भूल गए तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो अगर आपके पास डीडी बनी हुई नहीं है, आपके पास पार्टनरशिप डीडी नहीं बनी हुई है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड करना है। क्लियर है? फाइन। चलो फिर अगर डीड बनाई है सर, आपने डीड बनाई है, डीड में लिखा भी है, तब तो देखते हैं ना, तब तो मिलेगा। अब कितना मिलेगा, तब हो सकता है आपके पास दो सिचुएशन हो सकती है फर्म में, या तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ हो या तो लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो या तो लॉस हुआ हो। अगर आपको लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस हुआ है, क्लियर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। भाई लॉस है, कहां से देंगे हम। क्लियर है? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ लॉस आपको प्रोवाइड नहीं करना। सो पार्टनरशिप फर्म में इवन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्लियर है, फिर भी अगर लॉस होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को देने की जरूरत नहीं है। फाइन। लेकिन सर अगर प्रॉफिट हो गया तो देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा, तो देखो आगे की दो ब्रांचेस। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के केस में चेक करो कि सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने के लिए क्या हमारे पास इनफ सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। क्लियर है? तो देखो सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड फुल्ली, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रिस्पेक्टिव पार्टनर के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? सो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा का पूरा अलाउ कर देना है। क्लियर? फाइन।
द सेकेंड हैंड पे अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके पास पूरा सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट है आपका 1,20,000 है, ठीक है ना, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है और आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो जस्ट 90,000 का हुआ है, 90,000 का। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास इनफ प्रॉफिट ही नहीं है टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देने की जरूरत नहीं है, तो सर वो प्रॉफिट का क्या करेंगे, जो हुआ है 90,000 का, तो देखो ओनली प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। क्या करना है, वो जो प्रॉफिट हुआ था, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था 90,000 रुपीज का, तो 90,000 को आप क्या करोगे, सभी पार्टनर्स में उनके कैपिटल रेशियो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सभी पार्टनर में क्या करोगे आप, वो जो प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा उसको क्या करोगे, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है, चलो सो इतना एक बार आप फटाफट आप क्या करो, इसको रिवाइज कर दो अच्छे से, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ज्यादा क्लियर है वो अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। तो एग्जांपल ये इस तरीके का है कि जो डेट है 1 अप्रैल 2018 को पार्टनर ए ने 40,000 का है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और पार्टनर बी ने 10,000 का कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट किया है। सेम वे में 30 अक्टूबर 2018 को पार्टनर ए ने 60,000 का कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट किया है और पार्टनर बी ने सेम डेट को 30,000 का कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट किया है। फिर 1 जनवरी 2019 की अगर मैं बात करूं तो 50,000 का कैपिटल है वो पार्टनर ए ने कंट्रीब्यूट किया है और पार्टनर बी ने कोई भी कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया उस डेट को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम एंड अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2019 और आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले काम करते हैं, मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। चलो सबसे पहले पार्टनर ए के लिए मैं यहां पे वर्किंग करता हूं, ठीक है, और पार्टनर बी के लिए हम यहां पे वर्किंग करेंगे। क्लियर, ये बीच में लाइन। चलो सबसे पहले पार्टनर ए की मैं अगर बात करूं तो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये यहां तक लाइन है वो ड्रॉ हो गई। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले इस डेट, ये वाली डेट कौन सी है, तो सर ये वाली हमारी डेट 1 अप्रैल 2018 वाली डेट है। क्लियर है, सबसे पहले ये वाली डेट आएगी इस डेट को। चलो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो डेट है वो ये वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर, सो 30 अक्टूबर 2018 और फिर उसके बाद में ये आएगा हमारा यानी कि 1 जनवरी 2019 और फिर यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो क्लोज आ जाता है। क्लियर है, इस तरीके से डेट है। अब क्या करना है, 1 अप्रैल 2018 को पार्टनर ए ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 40,000। सो ये रहा 40,000 का अमाउंट। क्लियर, फिर 60,000 का ऑन 30 अक्टूबर को किया है, सो ये 60,000। फिर इसने 50,000 का 1 जनवरी को किया है, तो यहाँ पे 50,000। क्लियर है, 50,000 हो गया। चलो अब होता क्या है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि इंटरेस्ट जो लगता है वो हमेशा जितने टाइम तक आपने जो पैसों को यूज किया है, ठीक है ना, जितने टाइम पीरियड तक आपने पैसों को यूज किया, जितने टाइम तक आपके पास वो पैसे थे उतने टाइम का इंटरेस्ट है वो लगता है। क्लियर है, तो देखो पार्टनर्स ने ये पैसा, ये 40,000 है वो फर्म में कब दिया, 1 अप्रैल 2018 और ऑब्वियसली 31 मार्च 2019 तक उसने ये पैसा वापस नहीं लिया है, ये मान के चला जाता है। क्लियर है, सो 1 अप्रैल 2018 है वो टिल 31 मार्च 2019 तक वो 40,000 का अमाउंट है वो अभी तक फर्म के पास पड़ा हुआ है, यानी पार्टनर को तो नहीं मिला। तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 1 अप्रैल 2018 से लगा के जिस डेट को पार्टनर ने दिया था 40,000 वहां से लगा के टिल द ईयर एंड तक लगेगा, यानी 31 मार्च 2019। तो बोलो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ हो जाते हैं, 12 मंथ हो जाते हैं। क्लियर है, तो ऑब्वियसली 40,000 का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का। क्लियर, तो देखो कैसे लगेगा, ये 40,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 10%, कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ का, सो 12 डिवाइड बाय 12। क्लियर है, कितना आता है, सॉल्व करो, 40,000 का 10% करोगे तो आपको 4,000 का अमाउंट मिलेगा। क्लियर, इसी तरीके से जब 30 अक्टूबर 2018 को जो 60,000 का अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट किया है,
ठीक है ना। तो उसका 30 अक्टूबर से लगा के 31 मार्च 2019 तक ना, अक्टूबर क्योंकि ईयर जो मंथ आपका एंड हो रहा था 30 अक्टूबर है, वो 30 तारीख को एंड हो जाता है अक्टूबर मंथ, तो एंड के जो नेक्स्ट डेट रहेगा, ठीक है ना, वहां से इंटरेस्ट काउंट होगा। क्लियर है, यानी कि नेक्स्ट जो डे रहेगा वो आपका ऑब्वियसली कौन से नवंबर मंथ में आ जाएगा, तो नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 5 मंथ का लगेगा। तो यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12। क्लियर है, यहाँ पे कितना होता है, तो सर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12, तो 2,500 आता है। सो ये 2,500 का अमाउंट। क्लियर, फाइन। अब जो 50,000 का है वो 1 जनवरी 2019 को दिया था और ये फर्स्ट डे ऑफ मंथ था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जन का भी लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये कितना आता है, तो देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आता है आपका 1,250। क्लियर, और ये टोटल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं बराबर, तो टोटल कितना हो जाता है, तो ये आपका टोटल 7,750, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो किसको पे होगा, ए को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। क्लियर है, सेम इसी तरीके से वर्किंग होगा बी का भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी वो डायग्राम नहीं बनाता, सीधा डायरेक्टली है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो 1 अप्रैल 2018 वाला जो डेट रहेगा, उस डेट को इसने कितना 10,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और ऑब्वियसली 12 मंथ का ही लगेगा क्योंकि डेट तो दोनों की सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1,000 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में जो 30 अक्टूबर 2018, इस डेट को जो कितना अमाउंट इसने किया था कंट्रीब्यूट, 30,000। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितने मंथ होंगे, बोलो बोलो, 5 मंथ, सेम टू सेम रहेगा। सो 5 डिवाइड बाय 12 कितना आता है, देखिए तो। सो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12, ये आपका 1250, ठीक है ना, 1250। क्लियर है, फाइन। टोटल कितना हो गया, टोटल, तो टोटल देखिए तो आपका 2,250 है, वो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाता है। ये सारे रुपीज ही है, ठीक है, अलग से लिखा नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे कितना हो गया था आपका टोटल 7,750 इन केस ऑफ ए है, वो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और कैपिटल है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2,250 होता है। क्लियर है, ये था हमारा एक इंडिविजुअल सिस्टम था, जहां पे हमने क्या किया, हर एक डेट का एक इंडिविजुअल क्या किया, हमने कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का। अब एक और मेथड इसका, अगर मैं इन्हीं में एक और तरीके से अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूं तो कैसे होगी, देखो, और ऐसे नहीं करूं तो कैसे करूं, देखो इसमें मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। देखो इसमें मुझे एक बात बताओ कि कौन सा चीज कॉमन दिख रहा है जो सब में है। देखो यहाँ पे देखो तो रेट सब में कॉमन है 10%। सेम वे में यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय 12 सबका सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/12 1/12 1/12 कॉमन है, 10% कॉमन है, इन कॉमन को सबको उड़ा देता हूँ, तो बचा जो उसको ले लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ क्या बचा, 40,000 बचा, मल्टीप्लाई कितना बचा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60,000 है और ये कितना 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये 50,000 है, तो ये 50,000 मल्टीप्लाई है कितने, 3 मंथ है, 3 मंथ से मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर, तो ये प्रोडक्ट कितना आता है, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आता है आपका 4,80,000, ठीक है, 4,80,000, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आता है आपका 3 लाख, बराबर। और ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आता है आपका 1,50,000। क्लियर है, और टोटल करेंगे सबका तो 9,30,000 का टोटल अमाउंट आता है, बराबर है। अब क्या करते हैं, ये जो टोटल प्रोडक्ट है, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करता हूं, देखो। सो टोटल जो आपका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, बराबर है। तो सॉल्व करते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 9,30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है
10% और ये 1 डिवाइड बाय 12। बोलो कितना आया, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे भी आप लोग। डिवाइड बाय 12 ये आता है 7750। ये देखो, तो ये और ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो, यानी दोनों ही मेथड से मेरा आंसर है वो सेम आ रहा है। ये प्रोडक्ट मेथड है और ये इंडिविजुअल सिस्टम है, सिंपल वाला मेथड है, ठीक है ना, जहां पे मैंने इंडिविजुअल डेट वाइज क्या किया है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। ये उल्टा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, जो जो कॉमन था उसको हटा दिया, मैथ्स का कंसेप्ट लगाया, बराबर है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बराबर है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में यही अप्लाई होता है, ये बहुत कम रेयर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ये वाला मेथड है वो अप्लाई करते हैं, बराबर है। तो ये वाला कंसेप्ट वो ज्यादातर यूज में आता है, बराबर है। चलो अब ये वाला, इसमें भी ऐसे कैसे कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले कितना था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद में 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल करके बताओ कितना होता है। ये तो आपका हो गया 1,20,000 और ये हो गया आपका 1,30,000 इंटू 5, 1,50,000। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2,70,000 हो जाएगा, बराबर। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया आपका, बराबर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लेके डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूं, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, सॉल्व करके बताओ। तो 2,70,000 का 10% डिवाइड बाय 12 ये आता है 2,250। देखो आंसर देखो, ये और ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ही मेथड से आपके आंसर है वो सेम आते हैं, आप कोई भी मेथड से कैलकुलेशन करो। एग्जाम में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके क्वेश्चन में कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो ये प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो और चाहो तो ये ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करो, दोनों ही सॉल्यूशन आपके वैलिड रहते हैं। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट था, हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर देना। और एक स्टडी मटेरियल में जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो टॉपिक दे रखा है उसके नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, संजू और शिल्पा करके कुछ दिया हुआ है, शिल्पा एंड संजू करके दिया हुआ है। उस इलस्ट्रेशन को, एग्जाम्पल को आप क्या करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, या फिर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या फिर मुझे कांटेक्ट कर दो, ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज पे बता दो, ठीक है। चलो, सो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलते हैं हम अगले लेक्चर।